Good evening, friends. I am Vinod Rawat, and you are watching me on Rawat Classes Jodhpur. Last video was about active passive voice, और इस पार्ट वन वीडियो में मैंने आपको इसकी कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई थी वो आपके जहन में होंगी। और जिन लोगों ने वो मेरा वाला नहीं देखा है तो उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो उसको ज़रूर देख लें। ठीक है, मैं इसको ऊपर उसका जो कार्ड आता है उसमें डाल दूंगा, और नहीं डाल पाया क्योंकि बाद में डाला जाता है ये, तो वो फिर उसका लिंक जो है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूंगा। ठीक है, तो आज पार्ट टू शुरू करते हैं। ये पूरा टॉपिक कितने पार्ट में बनेगा मुझे भी ध्यान नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से 3-4 पार्ट में तो ये कम से कम बनेगा। और ये 3-4 पार्ट का जो प्रयास है, एक तो प्रयास ये है कि जो सिंपल है वो तो आप आराम से कर लें, जो सिंपल होते हैं वो सिंपल होते हैं, चौथी पाँचवीं क्लास का बच्चा भी उसको आराम से कर सकता है। लेकिन उस टिपिकल टाइप के हैं उनको आपको सही करना बहुत ज़रूरी है। उनको जब सही करोगे एग्ज़ाम में तो फिर आप सिलेक्शन जोन में पहुंच सकते हो, क्योंकि वो जो होंगे स्पेशल वाले वो कुछ ही लोगों ने ठीक किए होंगे। अगर सीजीएल के मेंस में 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 3-4 ऐसे होंगे जो थोड़ा मुश्किल होंगे, एंड दे विल पोज सम प्रॉब्लम टू यू। तो इन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। आज का जो मेरा फोकस रहेगा वो कुछ प्रॉब्लमेटिक वर्ब्स के ऊपर होगा। ये वर्ब्स आपको प्रॉब्लम करती हैं। कई वर्ब्स की फॉर्म हमें नहीं आती हैं, तो पता लगेगा पैसिव फॉर्म कैसे बनाओ, मेरे को फॉर्म आती नहीं है। उनका यूजेज थोड़ा डिफरेंट होगा। कई वर्ब्स ऐसी होंगी खास करके जैसे पॉजिटिव वर्ब वगैरह हैं, तो जिनके एक्टिव सेंस में हम उनके बाद में केवल बेयर इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करते हैं। बेयर इन्फिनिटिव यानी वर्ब की बेसिक फॉर्म। ठीक है, फ्रेज बनता है ना मेक समबडी डू समथिंग, पैसिव होता है बी मेड टू डू समथिंग, और पैसिव फॉर्म में उनके साथ में फिर आपको टू इन्फिनिटिव का प्रयोग करना पड़ता है। तो इनका भी ध्यान रखना आपने। अगर आपको वॉइस चेंज करना आता है लेकिन इन वर्ब का प्रयोग नहीं आता है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बहुत सारी वर्ब्स ऐसी हैं कि जिनके एक्टिव में प्रिपोजिशन नहीं लगता, लेकिन पैसिव फॉर्म उनके साथ में प्रिपोजिशन लगाना जरूरी हो जाता है, फॉर्म के कारण, कभी यूजेज के कारण। तो इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। आज जो मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ वो पहली वर्ब है बिगेट, और ये थोड़ा सा आपके वाक्य में भी काम आएंगी। बिगेट का अर्थ होता है बी द फादर ऑफ, बी द फादर ऑफ समबडी, ये इसका मीनिंग होता है। ठीक है, अब इसकी फॉर्म के कारण आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मैं अभी एक क्वेश्चन सेंटेंस दे रहा हूँ आपको, आप देखिए इसको आप कैसे करेंगे। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ कि ही बिगेट 2 sons from his first marriage, इसका तो उसने अपनी पहली वाइफ से 2 बेटे पैदा किए। बिगेट पास्ट टेंस में है। अब इसको चूंकि पास्ट टेंस में तो दे रखा है, लेकिन आपने तो अब इसको पैसिव फॉर्म में बनाना है, और पैसिव फॉर्म के लिए बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है, उसके बिना बनता नहीं है। तो थर्ड फॉर्म तो हमेशा चाहिए आपको। अब इसकी थर्ड फॉर्म नहीं आएगी तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी वर्ब की 2 थर्ड फॉर्म हो, तो दोनों आपको आनी चाहिए। बाकी पैसिव फॉर्म बनाना तो आसान है, पैसिव मतलब पैसिव में कन्वर्ट करना बड़ा आसान है। वर्ब पकड़नी है, वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाना है। 2 sons, सेंटेंस पास्ट टेंस में, पर ये भी पता होना चाहिए पास्ट टेंस में है, तो आपको फिर वाज वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब लगा दो। 2 sons वर बिगॉट या बिगॉटन, दोनों फॉर्म ठीक है। ठीक है, बिगॉटन बाय हिम, ठीक है, फ्रॉम हिज फर्स्ट मैरिज। अब यहाँ पर आपकी जो प्रॉब्लम खड़ी हुई होगी, एक तो टाइम लग जाएगा। दो उसमें आपके फैक्टर्स हैं। एक तो ये कि करने में टाइम लगेगा, करने में टाइम नहीं लगना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, एग्जाम में एक्चुअली आपका नॉलेज का टेस्ट है ही नहीं। लोग सही कहते हैं जो ऐसा कहते हैं ना कि आपका एग्जाम में आपका नॉलेज का टेस्ट नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है तो फिर आपको टेस्ट देने का अधिकार भी नहीं है। इस बात का टेस्ट है कि वो जो आपका नॉलेज है वो आप कितनी जल्दी अप्लाई करते हो। वॉट मैटर्स इज द टाइम दैट यू टेक टू अप्लाई द नॉलेज। तो इसमें इसका मतलब ये हुआ कि आपको फास्ट भी करना जरूरी है। फास्ट नहीं करेंगे तो हम रह जाएंगे, फिर बहुत सारे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। पूरे पेपर में ये तो कशमकश रहती है कि आपको स्पीड भी मेंटेन करनी है और एक्यूरेसी भी, ठीक है ना। लेकिन ये भी नहीं है कि आप स्पीड के चक्कर में एक्यूरेसी को भूल जाएं आपका, तो फिर तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, बहुत ज़बरदस्त, आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे।
तो आई होप कि ये समझ आ गया आपको। अगर ऑप्शन में दोनों अलग अलग लिखे हुए हैं, एक में बिगॉट लिखा हुआ है, दूसरे में बिगॉटन लिखा हुआ है, दोनों सेंटेंस ठीक है वो, ये दोनों इसकी फॉर्म में लिख देता हूँ। इसकी फॉर्म है बिगेट, फर्स्ट फॉर्म है इसकी, सेकेंड फॉर्म इसकी बिगैट भी है और बिगॉट भी है, ठीक। और थर्ड फॉर्म इसकी, इसको ऐसे लिखता हूँ ओब्लिक करके, हाँ, ओब्लिक वाले जो है ऑप्शनल है, हाँ, ध्यान रखना आप लोग, हाँ। और थर्ड फॉर्म इसकी बिगॉट भी है और बिगॉटन भी है। तो ये फॉर्म आपने याद रखनी है। ये वर्ड थोड़ा सा वैसे है, मतलब यूजुअल वर्ड नहीं है, लेकिन अगर किसी एग्जामिनर के उसमें दिमाग में आ गया तो वो सेंटेंस दे देगा आपको इसके ऊपर। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आपको आ गया, फॉर्म आ गया, उसके बाद बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बिगेट का मतलब किसी का बाप बनना ही नहीं होता है। बिगेट का मतलब किसी चीज़ को हैपन करवाना भी होता है। बिगेट का तो कॉज समथिंग टू हैपन, इसका मीनिंग दूसरा भी है वर्ब के रूप में, टू कॉज समथिंग टू हैपन। और ये बड़ा सुंदर प्रयोग है इसका, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना आपकी कि पॉवर्टी बिगेट्स हंगर, कितना सुंदर देखिए आपका। इसका अर्थ हो गया कि पॉवर्टी से भूख पैदा होती है, एंड हंगर बिगेट्स क्राइम, ठीक है। हालांकि मैंने इसको और लंबा बना रखा है अपने मन में, पॉवर्टी बिगेट्स हंगर एंड हंगर बिगेट्स क्राइम, क्राइम बिगेट्स वायलेंस एंड डिस्ट्रक्शन। बात तो सही है, पॉवर्टी हंगर को पैदा करती है और हंगर जो है क्राइम को पैदा करता है, क्राइम जो है पैदा करता है वायलेंस, हिंसा और डिस्ट्रक्शन, विनाश। कभी क्या पता आपको इसका भी पैसिव फॉर्म बनाने का आ जाए, क्योंकि ये वर्ब आपकी ट्रांसिटिव है तो इसके आगे ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, उसको हंगर को पैसिव फॉर्म बना दो, सब्जेक्ट बना दो। तो हंगर इज बिगॉटन, या तो ये लिखिए आपका बिगॉटन, ठीक है, हंगर। और उसमें कई बार आपको ऑप्शन के अंदर, ऑप्शन सेंटेंसेस में स्पेलिंग गलत दे सकते हैं, आपका ध्यान रखना, तो आपने ध्यान रखना, हंगर इज बिगॉटन बाय पॉवर्टी एंड क्राइम इज बिगॉटन, ही हो गया पैसिव फॉर्म इसका, बिगॉटन बाय हंगर, हो गया फर्स्ट क्लास। क्या प्रॉब्लम है? तो अब ये देखो मैंने आपकी स्पेलिंग गलत लिख दी इसमें आपका, है ना। तो कभी ये ऑप्शन भी आ सकता है, मेरे दिमाग में था इससे, है ना। तो स्पेलिंग भी आपने ठीक रखनी है ऑप्शन के अंदर। आई होप कि आपको आपको मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें कई सारी वर्ब्स हैं। अब देखो इसका आपका एक और दे रहा हूँ आपको। किसी ने कहा कि उसका जब पहला बच्चा बेटा हो या बेटी कोई भी, तो वो बहुत खुश था। ही वॉज ऑन क्लाउड 9, ही वॉज ऑन क्लाउड 9 when his wife bore him, ठीक है, his first child। ये जो बेयर है वो एक्चुअली बेयर है, ये पास्ट टेंस का बोर है। अभी तो मैं आपको एक टेस्ट तो नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आपको अभी मैं रोक रहा हूँ, थर्ड फॉर्म नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे लिख भी देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। इसका थर्ड फॉर्म बॉर्न है, ई वाला। ये जो BORN होता है, ठीक है, ये केवल पैसिव फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं किसी के कहीं पैदा होने के लिए। आई वॉज बॉर्न इन सो एंड सो ईयर या एट सो एंड सो प्लेस, है ना आप। लेकिन पैदा करने के लिए ये आपका थर्ड फॉर्म इसका BORN है। अब इसका पैसिव फॉर्म आप बना सकोगे आपका। सेंटेंस के इस पार्ट में कोई आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है नहीं, तो बनेगा नहीं। ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, वेन से शुरू हो रहा है, इसमें है, ठीक है, बोर हिम, ठीक है। तो बोर का ऑब्जेक्ट का हिम है, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो पहला सेंटेंस का पार्ट तो ऐसे लिख दो आप, ही वॉज ऑन क्लाउड 9, ठीक है, when he was, ये हिम का ही हो गया ना, he was born his first child। और वाइफ जो है बाई के फैक्ट में चली जाएगी, his first child by his wife, हो गया आप, फर्स्ट क्लास सेंटेंस हो गया। तो इसमें टेस्ट इस बात का है कि इसमें अगर ये ऑप्शन में बिना ई के दे रखा है तो गलत है वो, ये कह रहा हूँ आपसे। अभी एक ऑप्शन सेंटेंस में ये होगा तो गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है, आपको ई लगाना पड़ेगा। और बाकी तो गलतियाँ छोटी मोटी कर देते हैं। ऑप्शन सेंटेंसेस की बात कर रहा हूँ, सही तो ये है, ही वॉज ऑन क्लाउड 9 व्हेन ही वॉज बॉर्न हिज फर्स्ट चाइल्ड बाय हिज वाइफ। जब उसकी पत्नी ने उसका पहला बच्चा पैदा किया, ठीक है, तो वो बहुत खुश था। ही वॉज ऑन क्लाउड 9, ही वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी, एक्सट्रेटिक, यूफोरिक, है ना, ओवरजॉयड। तो ये वर्ब की फॉर्म के कारण मैंने बताया ना आपको, बहुत सारी वर्ब हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगी। आज मैं उसी को आपके इनके साथ में डिस्कस करूंगा, ठीक है। एक पिता ने कहा
कि घड़ी को चाबी दे दो वरना बंद हो जाएगी। तो पापा ने कहा बच्चे को, अपने बेटे को, कि वाइंड द क्लॉक अदरवाइज इट विल स्टॉप वर्किंग। तो सेंटेंस का दूसरा पार्ट है, उसमें कोई ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, तो उसका तो पैसिव वर्ब बनेगा नहीं, इट विल स्टॉप वर्किंग का इसका बन जाएगा। वाइंड जो आपके वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, चाबी देना, इसका ऑब्जेक्ट होगा द क्लॉक। ठीक है, द क्लॉक में लिख दो। चूंकि सेंटेंस आपका इंपेरेटिव है तो इसमें लेट का प्रयोग भी कर सकते हो, दैट्स राइट, या सीधा क्लॉक को भी बना सकते हो, क्लॉक बी बाउंड भी कर सकते हो, या लेट द क्लॉक बी वाउंड ऐसे कह सकते हो। ऑप्शन सारे आपको आने चाहिए, लेट द क्लॉक बी वाउंड, और बाकी सेम, अदरवाइज इट विल स्टॉप वर्किंग। हो गया। अभी जो वाइंड है ना, वाइंड को तो चाबी देना, तो इसका फॉर्म ये है वाइंड, वाउंड, प्रोनाउंसिएशन भी आपको ध्यान रखना है, वाउंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है इसका वाइंडिंग। व्हाट आर यू डूइंग? आई एम वाइंडिंग द क्लॉक, द क्लॉक इज बीइंग वाउंड बाय मी। ठीक है, इसका पैसा बनाओ अपने आप, समझ आ गया। और एक होता है बच्चों अपना वूंड, इसका मतलब होता है आपका घाव या घायल करना। ठीक है, इसको वाउंड नहीं प्रोनाउंस करना, ये वूंड है, ये तो रेगुलर वर्ब है, वाउंड, वूंड, वूंडेड, वूंडेड, दिस राइट, हाँ, और वूंडिंग। ये सारी इसकी फॉर्म, 4 फॉर्म तो कम से कम लिखा करो हर एक वर्ब की। तो ये जो फॉर्म्स मैं आपको बता रहा हूँ इनको अपने ध्यान रखना है। ठीक है, जो जो वर्ब आपको कंफ्यूज कर सकते हैं मैं एडवांस में दे रहा हूँ, इसलिए मुझे टाइम भी लगा, ये सब वर्ब मुझे ढूंढनी पड़ी सोच के, ऐसे कैसे मिल जाएंगे, सब एक साथ तो मिलती नहीं है। मैं अब सारे इस तरह के वर्ब्स लगभग 90% दे रहा हूँ कम से कम। ठीक है, एक सेंटेंस था कि ही विल हैंग हिज हैंड इन शेम, ही विल हैंग हिज हेड इन शेम। आप में से कई लोगों को पता होगा कि ये सेंटेंस मैंने क्यों दिया है, क्योंकि हैंग की 2 फॉर्म होती हैं अलग अलग। एक होता है हैंग फांसी पे लटकाने के लिए, इसका सेकंड फॉर्म होता है हैंग, थर्ड फॉर्म होता है हैंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है हैंगिंग। ठीक है, फांसी पे लटकाने के लिए, ठीक है ना, तो किल बाई, ठीक है, आपका हैंगिंग समबडी, स्ट्रिंग अप भी कहते हैं इसको। ठीक है, हैंग। दूसरा हैंग का मतलब किसी चीज़ को लटकाना, जैसे आपने कपड़ा लटका दिया खूंटी पे, ठीक है ना, आप हैंग द कोट ऑन द हैंगर, दैट्स राइट, तो वो हैंग है, तो उसकी फॉर्म हो जाती है हैंग, हंग, हंग। मैं पहले से बता रहा हूँ, आपका अभी टेस्ट थोड़ा ले रहा हूँ आपका ना, इसलिए। लेकिन जो एग्ज़ाम आएगा तो आपको फॉर्म थोड़ी लिखी होंगी, तो आपने पता करना है इसकी थर्ड फॉर्म क्या है, क्योंकि पैसिव फॉर्म बनाने थर्ड फॉर्म चाहिए आपको, उसके बिना बनेगी नहीं। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए पैसिव फॉर्म बनाने के लिए। अब इसका आप कैसे बनाओगे पैसिव फॉर्म? आप तो यूँ तो आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, हिज हैड, हैंग का, विल हैंग का ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना दो, हिज हैड, और विल हैंग का हो जाएगा विल बी हंग, हिज हैड विल बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हंग। अब कोई ऑप्शन में हैंग्ड होगा तो वो तो होगा नहीं, ध्यान रखना आपने ये, तो ये भी वर्ब कंफ्यूज कर सकते हैं। हिज हैड विल बी हंग इन शेम, बस ये हो गया, उसका शर्म से सर झुका होगा, हो गया। तो इसके फॉर्म का आपने ध्यान रखना है। एक्चुअली मुझे सेंटेंस भी देने की जरूरत नहीं है, इन फॉर्म्स को अगर आप सीख लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, एक दूसरा आपको दे रहा हूँ, किसी को मैंने कहा, एक दांत पीसने को ग्राइंड कहते हैं, आटा पीसने को भी, आटा तो नहीं पीसते, गेहूँ पीसते हो, ग्राइंड हो गया। ठीक है, और ग्राइंड का मतलब किसी मेटल वगैरह को घिसना भी होता है आपका, दैट्स राइट, ग्राइंड के बहुत सारे प्रयोग भी हैं, तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसका पास्ट टेंस आपका ग्राउंड है, थर्ड फॉर्म आपका ग्राउंड है, प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका ग्राइंडिंग है। तो ग्राइंड में पीसने में होता है, चाहे आपका वो गेहूं हो या आपका दांत हो। किसको मैंने कहा वाई आर यू ग्राइंडिंग योर टीथ, वाई आर यू ग्राइंडिंग योर टीथ। ठीक है, तो अपने दांत क्यों पीस रहे हैं? कभी आदमी गुस्से से भी दांत पीसते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड में आपको कराऊंगा अगले वीडियो में, उसमें सारे आपके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे, इसमें वाई से बनाओ आपका। और ये चूंकि ग्राइंड का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो बना सकते हो। तो वाई आर और योर टीथ है तो प्लूरल फॉर्म में। कभी कभी नाउन भी कंफ्यूज करते हैं, उसका भी एक अलग से वीडियो में बना रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ। मुझे वर्ब ढूंढने पड़ेंगे जो आपके नाउन जो हैं आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, वर्ब कंफ्यूज कर सकते हैं, नाउन कंफ्यूज कर सकते हैं, ध्यान रखना आप। तो टीथ आपका प्लूरल है, टूथ आपका एक सिंगुलर होता है। तो क्या इसका पैसे में क्या बनाओगे अगर ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो वाई आर तो लगेगा, क्योंकि आर यू ग्राइंडिंग हो जाएगा आपका। ठीक, क्या हो जाएगा आपका
आर बीइंग ग्राउंड हो जाएगा ना आपका, और सब्जेक्ट आपका योर टीथ हो जाएगा। तो आपने बोलना व्हाई आर योर टीथ बीइंग ग्राउंड, है ना, ये बन जाएगा। अब दूसरे जो ऑप्शन सेंटेंसेस होंगे उसमें एक आधी उसने गलती डाल रखी होगी एग्जामिनर ने, तो उसको देखते आपको पता लग जाएगा क्या होना चाहिए सही आपका। तो ये भी एक स्पीड का पार्ट है कि अगर आप उस पैसिव जो आपका एक्टिव में दिया हुआ सेंटेंस है उसका पूरा पैसिव भी बोल दें आप, फिर चेक करना कौन सा सेंटेंस है, तो एक सेकंड लगेगा फिर आप, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि, और ग्राउंड जो है ना आपका वो दूसरा वर्ब भी है, ये कन्फ्यूजन आपको हो सकता है, ठीक है। ग्राउंड का अलग फॉर्म में अर्थ है। ग्राउंड का तो किसी बच्चे को घर से बाहर ना निकलने देना। तो एक लड़के को अपने दोस्त ने आवाज़ दी नीचे से कि आजा नीचे खेलते हैं, उसने कहा यार आई एम ग्राउंडेड फॉर 2 days। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे को मना कर रखा है 2 दिन घर में निकलना। तो ग्राउंड के कैसे अर्थ हैं आप, तो एक तो एक ग्राउंड आपकी सज़ा होगी बच्चों को दी जाने वाली, और ग्राउंड का अर्थ होता है खास करके किसी भी चीज़ का अपनी जगह से ना हिलना। उसका कारण हो सकता है मौसम ख़राब है, सारे हवाई जहाज जो हैं आपके एयरपोर्ट पे ग्राउंड हो गए हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो ग्राउंड में उनको रोक दिया गया, अब वो उड़ान नहीं कर सकते आप। तो इस रूप में इसका फॉर्म आपका ग्राउंडेड है। थर्ड फॉर्म भी ग्राउंडेड है, प्रेजेंट पार्शियल आपका ग्राउंडिंग है। तो कन्फ्यूजिंग वर्ब्स आपके और कहीं भी काम आएंगे, ये कह रहा हूं मैं आपको, केवल आपके एक्टिव पैसिव वॉइस में ही काम नहीं आएंगे, ठीक है। ऑल द एयरप्लेन्स हैव बीन ग्राउंडेड, पैसिव फॉर्म में ऑलरेडी है आपका, ठीक है ना। ड्यू टू बैड वेदर, बहुत ज़्यादा स्नोइंग होगी, बहुत ज़्यादा आपका जो रनवे है वो स्लिपरी हो रखा है ना, स्नो के कारण, या कहीं आपका वॉल्केनो इरप्ट हो गया, तो वॉल्केनो की जो आपकी वो है ऐशेज है, ऐश है, वो आपकी पूरी चारों तरफ बिखरी हुई है, ठीक है। इसका मैं खेले आपको अर्थ बता रहा हूँ बस, और उसमें कोई वॉइस का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। ऑल द प्लेन्स हैव बीन ग्राउंडेड ड्यू टू बैड वेदर, ये बोलो आप। ये तो पैसिव फॉर्म है ना, तो इसका एक्टिव बनना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपको दैट्स राइट, या बना सकते हो लेकिन उसमें सब्जेक्ट देना पड़ेगा आपको। द एयरलाइंस हैज ग्राउंडेड ऑल इट्स प्लेन्स, तो ऑल द प्लेन्स हैव बीन ग्राउंडेड ड्यू टू इनक्लेमेंट वेदर, एक्सट्रीमली बैड वेदर। बहुत ज़्यादा गर्मी हो, बहुत ज़्यादा ठंड हो, बहुत ज़्यादा आपका बारिश हो, ओले पड़े हों, ठीक है। तो ये आपको बस बता रहा हूँ कि आपको ये आना चाहिए कि ग्राउंड के सारे अर्थ आपको आने चाहिए, ठीक है। किसने कहा, एक वर्ड है फॉल। फॉल के 3 फॉर्म आपका होता है, फॉल, फेल, फॉलन, लेकिन ये फेल अलग वर्ड भी है। फेल का मतलब काटना भी होता है और किसी को मारकर गिराना भी होता है, ठीक है। तो किसने कहा इफ ए बुलेट फेल सेम, ठीक है, ठीक है, इफ ए बुलेट फेल सेम, ठीक है, इट विल बी एंड ऑफ हिज स्टोरी, इट विल बी द एंड ऑफ हिज स्टोरी। जीवन लीला ही खत्म हो गई तो स्टोरी खत्म यही। इसका अर्थ हो गया कि अगर उसको उस गोली लग के वो मर जाता है तो उसकी स्टोरी खत्म हो गई, तो होगी, ठीक है। तो इसका तो पैसे में बनेगा नहीं, इसका बन जाएगा ये फाइल क्लॉज का, क्योंकि इसमें जो फेल है उसका ऑब्जेक्ट आपका ही है, ठीक है। सेंटेंस इफ से शुरू होगा क्योंकि आपका एक कंडीशनल है, इफ ही इज फेल। अब यहाँ पर वर्ब की फॉर्म क्या लगेगी, तो फेल की 3 फॉर्म है, फेल, फेल्ड एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल फेलिंग, ठीक है। इफ ही इज फेल्ड, अब इसमें क्या होगा ना, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मुश्किल नहीं है, लेकिन समय बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके ऑलरेडी किए हुए हैं तो आपको पता है इसमें फेल्ड आएगा। अब जिस बच्चे को नहीं पता होगा वो दिमाग लगाएगा, हो सकता है 2 मिनट के बाद में वो भी सही आंसर दे दे, लेकिन 2 मिनट तो खत्म हो गए ना उसके, चाहे 1 मिनट खत्म हो। समय बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन में, ये तो मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, तभी तो मैंने आपको ये बताया, ठीक है, कि नॉलेज डज नॉट मैटर, ठीक है ना। What matters is the time that you take to apply the knowledge to the question, ये important है। If he's failed, हो गया आगे सेम, it will be the end of his story, end of his story कर दो तो उसकी कहानी खत्म। तो गोली लग के मर गया तो उसकी कहानी खत्म, तो बात तो सही है, इसमें गलत क्या है ना। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ आपने समझने की कोशिश करनी है। तो कई बच्चे सोचेंगे कर ही लेंगे यार इसको, अरे कर लोगे, लेकिन आपने अगर पहले से किया हुआ है तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा, और नहीं किया हुआ तो दिमाग लगा करना पड़ेगा, और फिर उसमें गारंटी नहीं है वो सही है या गलत है। तो ये चीज़ें आपने समझनी है। आई होप कि आप ये समझ भी पा रहे हो, ठीक है। कई वर्ब की जो है फॉर्म भी बिल्कुल डिफरेंट होती है, मैं आपको ये सेंटेंस दे रहा हूँ आपका,
श्रीक, श्रीक का तो चीख, ठीक है। श्रीक कोई पिक्चर के बारे में किसी को बता रहा था, इसलिए मैंने टेंस आपका इसमें रखा हुआ है। अ श्रीक विल रेंट द एयर, ठीक है, एंड अ क्रिसेंडो विल इंडिकेट द एंड ऑफ द सीन, एंड द क्रिसेंडो, क्रिसेंडो का तेज आवाज, डम 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 डम, ये कहलाता क्रिसेंडो। विल एंड, विल इंडिकेट, ठीक है, द एंड, विल इंडिकेट द स्टार्ट, कहते चलो एंड क्यों कर रहे हो, विल स्टार्ट इंडिकेट द स्टार्ट ऑफ द मूवी। ये कोई भूतिया फिल्म होगी, स्पूकी मूवी होगी, करने समझ आया कि नहीं आपको पता नहीं। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट में जो मैंने वर्ब लगाई रैन, इसका पैसिव फॉर्म बन सकता है, इसका भी बन सकता है विल इंडिकेट द स्टार्ट ऑफ द मूवी, क्योंकि इंडिकेट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा द स्टार्ट ऑफ द मूवी। तो इसका भी बनेगा रैंड। अब रैंड बनेगा, रैंड का जो आपका मतलब जिस क्लॉज में रैंड है उसका पैसिव फॉर्म बनेगा, डेफिनेटली बनेगा, ठीक है। तो रैंड की फॉर्म नहीं आएगी तो फिर क्या क्या फ़ायदा हुआ। तो रैंड का मतलब चीरना होता है, फाड़ना होता है, रैंड, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, एक हवा को चीरती हुई एक चीख की आवाज़ आएगी और एक तेज म्यूजिक बजेगा और उसका जो क्रिसेंडो होगा, तो क्रिसेंडो कहते हैं म्यूजिक का जो कल्मिनेशन होगा, हाँ, बहुत ऊंचाई में आपका म्यूजिक चलेगा, डट 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 डम, तो उससे आपकी मूवी के स्टार्ट का इंडिकेट हो जाएगा कि मूवी स्टार्ट हो गई है। ये सेंस है। तो इसमें जो आपको रेंट बताना है मैंने आपको, वो इसलिए लिखा है मैंने कि रेंट की फॉर्म तो आनी चाहिए। तो रेंट की फॉर्म है रैंड, रेंट, रेंट, ठीक है। इसको पैसे में बनाओ, क्या लिखोगे, द एयर विल बी रेंट। बाकी तो सिंपल है, वो आपकी फॉर्म ही तो आनी चाहिए। बस मैं इतना आपको कह रहा हूँ कि अगर आपको ये फॉर्म आएंगी तो आपको करने में टाइम कम लगेगा, ध्यान रखना। ज़्यादातर चैनल्स बताते हैं कि एक एक सेकंड कह रहे, एक बिल्कुल एक सेकंड के, एक सेकंड से भी कम में है, लेकिन जो सिंपल है जिसमें कोई आपका लाग लपेट नहीं है। नहीं, हर एक तो ऐसा नहीं होगा ना। आपका सीजीएल के अंदर आएगा अगर मेंस में, तो सीजीएल का तो अच्छा खासा लेवल होता है भैया, तो ये सब सीखना आपने। द एयर विल बी रेंट, ठीक है, एंड, ठीक है, द क्रिसेंडो एंड द स्टार्ट ऑफ द मूवी, पूरा सुने हो गया तो आपका विल बी इंडिकेटेड। पैसिव फॉर्म बनाना तो आसान है, इसमें केवल रेंट का ही आपका पंगा था, है ना, कि इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी। द एयर विल बी रेंट, ओहो ये लिखा ही नहीं है आपका, द एयर विल बी रेंट बाय अ श्रीक। एक जो है चीख जो है आपका, ठीक है, वो आपका हवा को फाड़ती हुई निकलेगी, और ये जो है मूवी का जो क्रिसेंडो है, तेज तेज म्यूजिक की आवाज़, ये मूवी के स्टार्ट को इंडिकेट कर देगी। द स्टार्ट ऑफ द मूवी विल बी इंडिकेटेड, ठीक ना, बाय द क्रिसेंडो। ओहो मैंने कहाँ लिख दिया, ये इंडिकेटेड बाय द क्रिसेंडो। ये क्रिसेंडो वर्ड भी सबको आना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तेज आवाज़, ठीक है ना आपको, और वो आवाज़ के बाद में एक्चुअली फिर म्यूज़िक एकदम स्लो हो जाता है, उसको कहते हैं क्रिसेंडो, ठीक है। तो इसका आप जान पाए कि नहीं जान पाए कि इसका मेरा बताने का आपको मकसद क्या था, कि रैंड वर्ड आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, ठीक है, इसकी फॉर्म्स आपको आनी चाहिए। अगर फॉर्म नहीं आएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएंगी, ठीक है। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी आपकी इसी तरह की वर्ब्स हैं, ठीक है। हाँ, कई सिंपल वर्ड भी है लेकिन हम पता नहीं इसकी फॉर्म क्या है। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि एक तेज धमाके से, ठीक है, कोई बिल्डिंग, कोई लोग उसको तोड़ रहे थे, तो आपको पता है अगर बिल्डिंगों, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के अंदर भी बीच में बारूद लगाते हैं ना, एक्सप्लोजिव लगाया, जगह जगह लगाया जाता है, इंजीनियर्स लगाते हैं, कहाँ कहाँ लगाएंगे, और धमाके की आवाज़ आती है, पूरी बिल्डिंग धम से नीचे जाती है ना, आते हैं ना आपका। तो किसी ने कहा ये बिल्डिंग कर रहे हैं, इसको नीचे लेके आएंगे, कैसे करेंगे। तो उसने एक डेफनिंग एक्सप्लोजन होगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है एक्टिव पैसिव वॉइस के लिए ये फ्रेज, अ डेफनिंग एक्सप्लोजन, लेकिन इसका एक हिस्सा है, इसने लिखा है मैंने आपका, हाँ, विल रेज द बिल्डिंग टू ग्राउंड, विल रेज द बिल्डिंग टू ग्राउंड। इसमें आपके वोके भी ठीक होगी, ये रेज का प्रयोग भी आपको आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, रेज। और इसी रेज से फिर आपका इरेज बार बना हुआ, स्पेलिंग तो डिफरेंट है उसकी, बात कर रहा हूँ, तो उसका मतलब मिटाना होता है, दैट्स राइट। रेज कर दे, बिल्डिंग नीचे आ गई, बिल्डिंग मिट गई, फिर इरेज हो गई, हाँ, ये सेंस है। अब इसका पैसिव आपने बनाना है,
तो बहुत सिंपल है, विल रेज का हो जाएगा विल बी रेज्ड, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, ठीक है, और ये डेफिनेट एक्सप्लोजन जो है बाई के फैक्टर में चला जाएगा, ठीक है। द बिल्डिंग विल बी रेज टू द ग्राउंड बाई अ डेफिनेट एक्सप्लोजन, आपका हो गया। तो रेज आपके रेगुलर वर्ब है, इसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। रेज की फॉर्म ये है रेज, सेकेंड फॉर्म रेज्ड, थर्ड फॉर्म पे रेज्ड, ठीक है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल राइजिंग रेजिंग, क्या हो गया। तो ये मैं इसके पीछे मेरा मकसद यही था कि आपको बताऊं कि ये वर्ब्स आपको सीखने बहुत जरूरी, हो सकता है कि ये वर्ब का भी चैप्टर इसमें पूरा ना हो, ठीक है। तो पैसे मैं बना देता हूँ, ठीक है। द बिल्डिंग विल बी रेज्ड, पैसे में बनाना आसान है, वर्ब की फॉर्म आपको आती है तो क्या दिक्कत है फिर। आप विल बी रेज्ड टू द ग्राउंड, तो इसका मतलब क्या, जमीन दोस्त हो जाएगी, ये पूरी जमीन आपका जमीन में आ जाएगी, ठीक है। कैसे, बाई अ डेफनिंग एक्सप्लोजन, डेफनिंग एक्सप्लोजन इसको कॉज कर रहा है तो डाई में उसमें बाई में डाल दो इसको, बाई अ डेफनिंग एक्सप्लोजन। तो डेफनिंग एक्सप्लोजन का तो कान फाड़ने वाला धमाका, ठीक है, एक्सप्लोजन, हो गया, काम खत्म, ठीक है ना। आई होप कि आपके समझ में आ रहा है सब लोगों के, है ना। अब एक मज़ेदार तुमको एक मैं वर्ड दे रहा हूँ, और ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आया भी था, ठीक है। सेंटेंस मेरे को थोड़ा सा टेंस वैसे बनाना पड़ रहा है ताकि, ठीक है, कि आपको समझ आ सके, ठीक है। समझो आपको मैं ऐसे कहूँ कि सर्दी का मौसम था, कि जगह मिस्ट हो रखी थी, फॉग हो रखा था, और मैंने कहा द थिक मिस्ट, घना जो कोहरा है, ठीक है, विल एनवलप, ये सेंटेंस करेक्शन में भी आपके आ सकता है, ध्यान आपके, विल एनवलप द सिटी वेरी सून। क्या गलती होगी इसमें, क्या गलती होगी, इसमें गलती ये हो गई कि ये जो आपका ये एनवलप ई वाला है, ये नाउन है। एक्चुअली मैंने इसको ऐसे लिखना चाहिए था पैसिव फॉर्म में, तो आपको एक्टिव बनाना चाहिए था, ठीक है। एनीवे, तो मैं इसको अभी कर देता हूँ, लेकिन आपको समझ आ गया नहीं, ये एनवलप जो है ना, ये आपका ये नाउन है, ध्यान रखना, ये नाउन है। आपको इसका वर्ब जो बनता है वो एनवलप बनता है, बिना ई वाला, ये वर्ब है। तो उसको मैंने एक्चुअली ऐसे लिख दिया, मुझे ये लिखना चाहिए था कि द सिटी, और फिर उसको आपको एक्टिव में कन्वर्ट करना होता था, द सिटी विल बी एनवलप्ड, ठीक है, एनवलप्ड इन द थिक मिस्ट। अब हर जगह आपका बाई नहीं लगाना, आपका ध्यान, इन द थिक मिस्ट, ये भी आपने सीखना है, ये पैसिव फॉर्म में इसका एक्टिव बनाना है, ठीक है। थिक मिस्ट उसको कवर कर देगी, तो उसमें प्रिपोर्शन साथ में एनवलप इन के साथ में है ना आपका, तो उसका ऑब्जेक्ट आपका द थिक मिस्ट हो जाएगा। तो आपका, अब आपको इसको जो एक्टिव बनाओगे तो वर्ब की फॉर्म तो आनी चाहिए ना, वो तो मैंने लिख दी, अभी तो आपको आ जाएंगी। लेकिन अगर ऑप्शन में ये लिखा हुआ हो द थिक मिस्ट विल एनवलप, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो वर्ब है नहीं आपका, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। द थिक मिस्ट विल एनवलप द सिटी, आगे लगना चाहे लगा तो वेरी सुन, है ना। तो लेकिन ये ऑप्शन गलत है, ये बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। तो कई तरह की गलतियाँ हो सकती हैं, तो ये जो कंफ्यूजिंग वर्ब्स हैं, और देखो इसमें ग्रीन लाइन भी लगी हुई है, ठीक है, ई मेरे ख्याल ई काट दूंगा तो ग्रीन लाइन हट जाएगी, देखो आपको, देख रहे हो आप। तो कंप्यूटर में पढ़ाना कितना बढ़िया रहता है आपका। द थिक मिस्ट विल एनवलप द सिटी, ये इसका एक्टिव फॉर्म हो गया, बिल्कुल ठीक है। तो ध्यान रखना, एनवलप में जो ई लग रहा है वो आपका नाउन है, बिना ई वाला आपका वर्ब है। ये इंग्लिश में कई तरह की आपकी एक्सेप्शंस हैं, उनमें से एक ये भी है, अदरवाइज ज़्यादातर शब्द जिनके पीछे ई होता है ना, वर्ब होते हैं, वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जैसे आपने कहा ना आपका ब्रीथ, तो ब्रीथ आपका वर्ब है, और ये ब्रेथ है, इसका प्रोनाउंसिएशन ब्रेथ करना है, तो ये नाउन है। बात आपका नाउन है और बेद आपका वर्ब है, लेकिन कई चीज़ों का अपवाद भी होते हैं, समझा रहा हूँ आप लोगों को, है ना। तो आपने ध्यान रखना है आपका, बेद वर्ब है, बात आपका नाउन है, ब्रेथ आपका नाउन है, ब्रीथ आपका वर्ब है। तो कभी वर्ब भी आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, मेरे कहने मतलब ये है, ठीक है। चलो एक आपको और दे रहा हूँ, ठीक है, और इसमें इस वर्ब में जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उसमें प्रीपोजिशन लगाना बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना आपका।
ठीक है। और वर्ब की फॉर्म भी आनी चाहिए, जस्ट राइट। अगर मैं सेंटेंस दिया, किसी ने कहा एक आदमी का बेटा बड़ा हो गया था, उसने उसके ऊपर कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी थोप दी, ठीक है ना, तो मैं सेंटेंस दे रहा हूँ सिंपल बना के आपको, ही थ्रस्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन हिज सन। तो किसी को थ्रस्ट करने का अर्थ होता है उसके ऊपर डाल देना, सारी जिम्मेदारी उसने अपने बेटे पे डाल दी, ठीक है ना, ही थ्रस्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन हिज सन, ठीक है। इसका पैसिव फॉर्म तो बनाना पड़ेगा, बन भी जाएगा। वर्ब आपका ऑब्जेक्ट जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी सब्जेक्ट बना दिया, द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आपको ये पता लगाना है कि ये वर्ब की फॉर्म कौन सी है। ये पास्ट टेंस है, थर्ड फॉर्म हो नहीं सकती है क्योंकि उसके आगे हेल्पिंग वर्ब है। ये फर्स्ट फॉर्म हो नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि इसके पीछे एस नहीं है, एस ई एस नहीं है। ये तो कॉमन सेंस की बातें हैं। ये भी कई बार ये समझने में टाइम लग जाता है, तो अगर आपने पहले से की हुए तो टाइम लगेगा नहीं आपको। तो पैसिव फॉर्म बनाते समय आपने ध्यान रखना है इसका टेंस क्या है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज थर्स्ट, ठीक है, बाय हिम, आगे ऑन हिज सन। अब क्या होगा, ऑप्शन में कहीं लिखा होगा, ऑप्शन सेंटेंस में, कि थर्स्टेड हो जाएगा। समझ लो ऐसे लिख दूं, ऐसा होगा ऑप्शन के अंदर, लेकिन आपको ये आना चाहिए कि थर्स्ट का थर्ड फॉर्म थर्स्टी रहता है, थर्स्टेड नहीं है, रड़ने लगी। तो यहाँ तो रड़ने लगी, एग्जाम थोड़ी रड़ने लगेगी, आपको पता लग जाएगा गलत है, यहाँ लग रही है ना आपको, बाकी तो नहीं लगेगा। तो ये करेक्ट है, ये नीचे वाला करेक्ट नहीं है। तो थर्स्ट के भी फॉर्म का आपको प्रयोग आना चाहिए, पता होना चाहिए ये फॉर्म है इसकी, नहीं तो गलती हो सकती है आपसे, टाइम लग सकता है आपका, है ना, ये भी ध्यान रखना आपका। ये सेंटेंस दे रहा हूँ आपका, ये लास्ट है, बाकी का आप दूसरे पार्ट में कराऊंगा, ठीक है। इफ आई से कि शी मैरिड हर, है ना आपका, हर चाइल्डहुड फ्रेंड, चाइल्डहुड फ्रेंड करता बचपन में उसका दोस्त था, तो अभी वो भी तो बड़ा हो गया होगा ना, तभी तुमने शादी की है। शी मैरिड हर चाइल्डहुड फ्रेंड। अब इसका आपने पैसिव में बनाना है। मैरिड का जो आपका ऑब्जेक्ट है हर चाइल्डहुड फ्रेंड है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि एक्टिव में इसके साथ में आपने प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन पैसिव में करना पड़ेगा। हर चाइल्डहुड फ्रेंड वॉज मैरिड, थर्ड फॉर्म लगाया ना आप, आगे क्या लगोगे, अब इसमें विद लगाया तो गलत हो जाएगा, तो टू ही लगाना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखना आप। हर चाइल्डहुड फ्रेंड वॉज मैरिड टू हर। इसको ऐसे भी कैसे सी गॉट मैरिड भी साइंस के हिसाब से, लेकिन इसमें आप पैसिव फॉर्म में आपको प्रीपोजिशन लगाना बहुत जरूरी है। तो टू लगता नहीं है इसमें, मैरिड के साथ में आपका टू आएगा। आई होप कि समझ आ गया आपके, है ना। तो ये वर्ब्स हैं। अब ये दूसरे थर्ड आपके इसका जो मैं आपको दूंगा थर्ड पार्ट, उसके अंदर भी कुछ वर्ब्स और हैं, इन सबको आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार कर लें, ये और भी कहीं काम आएंगे आपका। तो मैरी के साथ में ये भी आपको आ गया, ठीक है, कि मैरी के साथ में अपन टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है, कि ही इज़ मैरिड टू माई डॉटर, ठीक है ना आपको, दैट्स इट, शी इज़ मैरिड टू माई सन। मैरिड विथ नहीं, वी डोंट यूज़ विथ, ठीक है। मैरी ऑफ हो सकता है कि उसने अपने दोनों बेटियों की शादी करा दी, हैज़ मैरिड ऑफ हिज टू डॉटर्स, है ना। तो आई होप कि समझ में आया आपके। तो इसी तरह से आपके नेक्स्ट जो आपका पार्ट 3 होगा उसमें भी कुछ वर्ब्स हैं, फिर कुछ नाउन्स हैं, फिर मैं आपको एक प्रैक्टिस कराऊंगा, तो उससे आपका जो वॉइस का सारे कंसेप्ट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच देखने के लिए, और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।